नमस्कार साथियों, मैं कुलदीप कुमार के यूथ पाठशाला ऐप और संकुल मार्गदर्शन पर आप सभी का स्वागत करता हूं। और साथियों, जैसे कि वरिष्ठ अध्यापक की वैकेंसी आ चुकी है, सभी जो विद्यार्थी हैं वो लगातार तैयारी में लगे हुए हैं। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा आज कि किस बिंदु से कितने प्रश्न आ सकते हैं, कितनी संभावना रह सकती है, किस बिंदु की आप कितनी तैयारी कीजिए, इसके बारे में विस्तार से बताऊँगा, सैद्धांतिक बताऊँगा, समीकरण के साथ बताऊँगा। तो अभी हम देखते हैं कि किस बिंदु से कितनी तैयारी करनी चाहिए। ये है हमारे पास सारणी, ये है हमारे पास सारणी। इस सारणी के माध्यम से हम देखेंगे कि किस बिंदु की कितनी तैयारी हमें करनी चाहिए, किस बिंदु पर कितना काम करना चाहिए। ये क्या बता रखा है मैंने, 2011, 2012, 2014 और 2017। आज से पहले जो भर्ती आज 17 में, 17 के बाद एक 19 में आई थी, उसका नहीं ले पाए आंकड़े। ठीक है, 2011, 2012, 2014 और 2017 में किस बिंदु से कितने प्रश्न आए हैं। ठीक है, किस बिंदु से कितने प्रश्न आए, उनकी मैंने एक सारणी बनाई है। तो आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि किस बिंदु पर कितनी तैयारी की जाए ताकि ये हम काम कर सके, किस बिंदु पे कितनी तैयारी करनी है। ठीक है, तो हमारे जो जो वरिष्ठ अध्यापक है उसके अंदर जो काव्य शास्त्र है, काव्य शास्त्र में क्या है, शब्द शक्ति। अब शब्द शक्ति के कितने प्रश्न आए हैं मैं आपको बता देना चाहता हूं। शब्द शक्ति के 2011 में 2 प्रश्न आए थे, 2012 में कोई प्रश्न नहीं आया, 2014 में 1 प्रश्न आया था, 2017 में 2 प्रश्न आए थे। तो आपको बता दें 2 प्रश्न से तात्पर्य 4 अंक। तो हम रेशो ये निकालेंगे कि शब्द शक्ति लगभग 2 प्रश्न आएंगे, शब्द शक्ति के लगभग 2 प्रश्न अवश्य आएंगे। उसके बाद हमारे पास आता है रीति, काव्य रीति। काव्य रीति के आपको बता देना चाहता हूं, 2011, 2012 में कोई प्रश्न नहीं आया, 2014 में 1 और 2017 में भी 1 प्रश्न आया था। उसके बाद काव्य गुण है, काव्य गुण में 2011 में 1 प्रश्न, 2012 में कोई प्रश्न नहीं, 2014 में 1 और 2017 में 2 प्रश्न। तो काव्य गुण और जो काव्य रीति है ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनमें से कितने प्रश्न बता रहे हैं, 2 और 1 3 प्रश्न लगभग, और लगभग 6 प्रश्न। अब शब्द शक्ति के कितने प्रश्न हैं, केवल 2 प्रश्न। काव्य रीति और काव्य गुण के कितने प्रश्न हैं, 3 प्रश्न। अब शब्द शक्ति में आपको बता दूं कि इतनी कठिन है और प्रश्न कितने, 2 ही है। और काव्य रीति और काव्य गुण दोनों में से एक कोई कर लो, दोनों ही हो जाएंगे। कोई एक याद कर लो, दोनों एक के साथ एक फ्री मिलता है इनमें। और प्रश्न कितने, 3, और सबसे आसान है, एक बार पढ़ लिया उसके बाद काव्य रीति और काव्य गुण है, भूलते ही नहीं है। बिल्कुल साधारण परिभाषा है, साधारण इसकी विशेषताएं हैं। तो ये काव्य रीति और काव्य गुण आप जरूर अच्छे से तैयार करें ताकि ये आपके 3 प्रश्न पूर्ण हो सके। उसके बाद काव्य दोष है, ये भी बिल्कुल आसान है, इसके भी 2011 में 2, 2012 में 1, 2014 में 1 और 2017 में 2 प्रश्न। तो इसका भी रेशो हम ये मानते हैं कि लगभग 2 प्रश्न आते हैं। और काव्य दोष 5 या 7 दोष है, और बिल्कुल आसान से दोष है, देखते ही पता चल जाता है कि कौन सा दोष है, तो ये अवश्य करें। उसके बाद आता है अलंकार। अलंकार जो रहते हैं वो 2011 में 1 आया था, 2012 में 3, 2014 में फिर 1 और 2017 में फिर 3 प्रश्न। तो अलंकार है, उनकी ज्यादा संख्या उनकी भी नहीं है, तो 3 प्रश्न आते हैं अलंकारों से, अर्थात 6 अंक के। फिर छंद जो रहता है उसके भी लगभग 2 प्रश्न रहते हैं, लगभग 2 प्रश्न, सभी में 2-2 है, लगभग 2 प्रश्न। रस जो है उसके लगभग 3 या 4 प्रश्न, 3 या 4 प्रश्न रहते हैं। तो रस का टॉपिक जो बहुत छोटा भी है, इतना बड़ा नहीं है रस का जो टॉपिक है। ठीक है, तो रस का टॉपिक अवश्य करें, 3 या 4 प्रश्न आते हैं। तो कुल प्रश्न का रेशो अपने बैठ रहा है कि जो काव्य शास्त्र था, जो वरिष्ठ अध्यापक का काव्य शास्त्र है वो लगभग कितना बैठता है, 2011 में 10, 2012 में 10, 2014 में 8 और 2017 में 14 अंक का। तो ये बदलते रहते हैं। और हम कोई भी जो परीक्षा प्रभारी है, जो परीक्षा का प्रश्न पत्र बनाने वाले हैं, वो बाध्य नहीं है कि कहाँ से कितने अंक लिए जाए, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि लगभग आंकड़े समान ही रहते हैं। तो हमें काव्य शास्त्र लगभग जो है वो 10 से लेकर 14 अंकों के मध्य, हमें 14 प्रश्नों के मध्य हमें काव्य शास्त्र से प्रश्न मिलेंगे, और प्रत्येक प्रश्न हमारे लिए महत्वपूर्ण है। अब देखते हैं आगे का कि आगे क्या रहेगा, आगे वाले जो बिंदु उनमें क्या कंडीशन रहती है। ये मैंने जो विभाजन किया, ये किसका विभाजन किया है, ये जो विभाजन है ये विभाजन है केवल, ये किसका विभाजन है आपको बता देना चाहता हूं। यह विभाजन जो है यह है काव्य शास्त्र और काव्य शास्त्र, उसके बाद पुस्तकें, जो अन्य पुस्तकें हैं, 9 से 12 नहीं, अन्य पुस्तकें हैं, और उसके बाद इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास,
ये जो तीनों टॉपिक है, इन तीनों टॉपिक से कितने प्रश्न आते हैं? कुल 40 प्रश्न आते हैं। कितने अंक के? 80 अंक के। कितने अंक के आते हैं? 80 अंक के, ठीक है ना। कितने अंक के? 80 अंक के। और जो वो है 9 से 12 और व्याकरण, उनका तो सीधा सीधा ही है। 9 से 12 और व्याकरण जो है वो 180 अंक की आती है। लगभग 90 प्रश्न आते हैं और उनका आंकड़ा रहता है 45 का। 9 से 12 और व्याकरण जो है उनका आंकड़ा ये रहता है कि लगभग 45 प्रश्न। इस एक में 42 आ गए तो दूसरे में से 48 आ जाएंगे। कहने से तात्पर्य है कि दोनों के 90 प्रश्न आते हैं 180 अंक के। दोनों में कितने आते हैं? 90%। 9 से 12 पहले बता चुका हूं ना। 9 से 12 और व्याकरण जो है वरिष्ठ अध्यापक में कितने अंक की है? 180 अंक की है। 90 प्रश्न आते हैं और उनका आंकड़ा जो रहता है वो या तो व्याकरण 42 प्रश्न की होगी और जो पुस्तकें हैं वो 48 की होंगी, या दोनों 46-44 होंगी, या 45-45 इस तरह से। लेकिन दोनों मिलाकर लगभग एक जैसी रहती है और लगभग 90 अंक की, 180 अंक की। पीछे बचती है 80 अंक। 80 अंक आता है काव्य शास्त्र, हिंदी साहित्य का इतिहास, और उसके बाद आता है जो अन्य पुस्तकें जैसे कबीर ग्रंथावली, भ्रमर गीत सार है, असाध्य वीणा है, और जो कहानियां हैं, एक नाटक है, लहरों के राजहंस, ये सब। अब इनमें से भी कितने कितने प्रश्न आएंगे मैं आपको बता देना चाहता हूं। 180 और 80 कितने हो गए? 260। पीछे 40 बचे, उसकी शिक्षण विधि आ जाती है। अब देखो इसके अंदर कबीर ग्रंथावली। कबीर ग्रंथावली से आपको बता देना चाहता हूं कि 2011, 12, 14 और 17 एक भी प्रश्न नहीं आया। 2011, 12, 13, 14 और 17 में एक भी प्रश्न नहीं आया है कबीर ग्रंथावली से। उसके बाद कमायनी से लगभग एक प्रश्न आ रहा है। 2017 में नहीं आया लेकिन लगभग एक प्रश्न आता है। रामचरितमानस से भी लगभग एक प्रश्न आता है। 2011 में नहीं आया था लेकिन लगभग एक प्रश्न। रामचरितमानस मतलब बालकांड से। भ्रमर गीत सार से लगभग एक प्रश्न आ रहा है लगातार 2011 में, 12 में, 14 में और 17 में। मीरा पदावली लगातार एक प्रश्न। बिहारी रत्नाकर लगातार 2 या 1 प्रश्न आएगा। कुरुक्षेत्र लगातार एक प्रश्न। वीर सतसई लगातार 2 प्रश्न आ रहे हैं। असाध्य वीणा 2, 1, 1, 1। चिंतामणि 1, 2, 1, 1, 1 लगभग एक प्रश्न। कहानियां जो है तीनों 4 जो कहानियां, चारों कहानियों से 2011 में केवल 2 प्रश्न आए थे। 2012 में 4 प्रश्न आए थे 4 कहानियों से, और 2014 में 1 और 2017 में भी 1। कहने से तात्पर्य है कि इतनी बड़ी बड़ी कहानियां हैं, 4 कहानियां हैं। उन चारों कहानियों को पढ़ने पर 1 या 2 प्रश्न ही आएंगे। कितने प्रश्न आएंगे? 1 या 2 प्रश्न। ये वाला जो बिंदु है सेकंड ग्रेड का, ये बड़ा कठिन वाला बिंदु है। बड़ा लंबा मैटर पढ़ना पड़ता है और अंक जो है इसके इतने ज्यादा नहीं है। आप देख रहे हो कि 2017 में ये सारी जो पुस्तकें थी, इन सभी पुस्तकों से सिर्फ 9 प्रश्न आए थे। कितने प्रश्न? केवल 9 प्रश्न, मतलब 18 प्रश्न, 18 अंक। सभी पुस्तकों से, इतनी सारी पुस्तकें पढ़ने के बाद केवल 9 प्रश्न। और कितनी पुस्तकें हैं? ये लगभग 12 पुस्तकें। हमारे पास लगभग 12 पुस्तकें आ जाती है। 12 पुस्तकें पढ़ने के बाद केवल 2017 में 9 ही प्रश्न आए थे 12 पुस्तकों से। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है कि किसमें से कितने, ये प्रश्न ये हमें बताएगा कि किसमें से कितने आंकड़े आते हैं। और हिंदी साहित्य का इतिहास है, इसके 2011 में 15, 2012 में 11, 2014 में 20 और फिर 17। कहने से तात्पर्य है कि 15 से लेकर 20 के बीच में इसका आंकड़ा लगभग रहता है। किसका? हिंदी साहित्य के इतिहास का। पहले भी बता चुका हूं कि लगभग 20 का रहता है, लगभग 20 का। और उधर व्याख्याता में तो लगभग 48 प्रश्न आते हैं। 96 अंक के 48 प्रश्न, और यहाँ कितने आते हैं? 17 प्रश्न। इतना अंतर है, 17 और 48। ठीक है, और कुल प्रश्न 40 और अंक कितने? 80। तो इन दोनों में मैंने बता दिया कि कितने कुल प्रश्न कितने आएंगे? 40। अब फिर एक बार फिर बता देता हूं, वरिष्ठ अध्यापक का जो अंक विभाजन है वो क्या रहेगा। वरिष्ठ अध्यापक में सबसे पहले व्याकरण आती है। तो व्याकरण में क्या रहता है? व्याकरण और 9 से 12 की किताबें। व्याकरण और 9 से 12 की किताबें। व्याकरण रहेगा लगभग 40 से लेकर 45 के बीच में प्रश्न आएंगे। व्याकरण से 40 से लेकर 45 के बीच में प्रश्न आएंगे, लगभग 90 अंक। फिर जो 9 से 12 की किताबें हैं उनका भी 40 से लेकर 45 अंक के मध्य, लगभग 90 अंक।
लगभग 90 अंक के मध्य रहेंगे। पुस्तकें जो है वो 45 ऊपर भी जा सकती है, 1-2 प्रश्न, ठीक है, 90 अंक। तो दोनों मिलाकर व्याकरण और लगभग 90 प्रश्न और 80 अंक का रहेगा, फिक्स है भी। दोनों मिलाकर 90% से ऊपर वो दोनों नहीं जाएंगे। अब उसके बाद बचता है काव्य शास्त्र, हिंदी साहित्य का इतिहास और अन्य पुस्तकें। काव्य शास्त्र, हिंदी साहित्य का इतिहास और अन्य पुस्तकें। तो जो काव्य शास्त्र है उसके प्रश्न रहेंगे लगभग, काव्य शास्त्र के लगभग प्रश्न रहेंगे मतलब 10 से लेकर 15 के बीच में, 10 से लेकर 15 के बीच में उसके प्रश्न रहेंगे। और उसके बाद जो हिंदी साहित्य का इतिहास है उसके 15 से लेकर 20 के मध्य, हिंदी साहित्य का इतिहास 15 से लेकर 20 के मध्य रहेगा। इस तरह से जो कुल रहेंगे वो रहेंगे 40 प्रश्न, कुल जो 40 प्रश्न रहेंगे और कितने अंक के, 80 अंक के रहेंगे। और शिक्षण विधियां जो है वो 20 अंक की रहेंगी। तो ये हमारा आंकड़ा था कि किस में से कितने प्रश्न आएंगे। एक बार फिर बता देना चाहता हूँ, नाटक जो है वो लहरों के राजहंस, उसमें से 2 प्रश्न आ रहे हैं, लगभग 17 को छोड़कर बाकी लगभग सभी में 2-2 प्रश्न आए हैं। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि कितने कितने प्रश्न आएंगे, 2-2 प्रश्न। इन सब के लिए आपको बता देना चाहता हूं, अपनी बहुत जल्द व्याख्याता, हिंदी व्याख्याता की और वरिष्ठ अध्यापक की पुस्तक आ रही है। तो उसमें अधिकतर पिछली बार भी लगभग 45%, 9 से 12 के जो 45 प्रश्न आए थे उसमें से 42 प्रश्न अपनी पुस्तक में से ही आए थे। 2017 के अंदर 12,000 वस्तुनिष्ठ प्रश्न नाम से पुस्तक आई थी, उसमें से 45 प्रश्न आए थे, किसमें से, 9 से 12 की किताबों में से, जिसमें से लगभग 42 प्रश्न अपनी पुस्तकों में से थे। और इस बार भी हम चाहेंगे कि लगभग सभी प्रश्न अपनी पुस्तक से आए, क्योंकि 2017 में आज तक में बहुत अंतर आ गया, बहुत अधिक सुधार कर लिया गया। एक बार आप देखेंगे तो प्रश्न एक भी अछूता नहीं रहा होगा। अगर आपको मूल पुस्तकें पढ़ने का मौका भी नहीं मिलता तो भी उसमें इतने प्रश्न दे रखे हैं कि आपको पीछे मुड़कर देखने की आवश्यकता नहीं रहेगी। उसके अलावा हमारी निःशुल्क टेस्ट सीरीज भी चल रही है, हिंदी साहित्य के इतिहास की, फर्स्ट ग्रेड की, सेकंड ग्रेड की, SI की, रीट की, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा YouTube पर लगातार निःशुल्क क्लासें भी चल रही हैं। और पुस्तक की एक विशेषता ये और रहेगी कि वह पुस्तक मैं YouTube पर निःशुल्क करवाऊंगा, उसका सॉल्यूशन जो है लगभग कोशिश रहेगी, अगर समय हमारे को मिलता है तो लगभग कोशिश करेंगे, नहीं तो जो कठिन बिंदु है जिनके बारे में आप बोलोगे वो बिंदु लगभग कोशिश करेंगे कि यूट्यूब पर, अधिकतर तो मैं पहले ही करवा चुका हूँ, ऐसी कोई समस्या नहीं है, ठीक है। और कुछ जो बचे कुछ होंगे वो बाद में मैं करवा दूंगा। तो साथियों ये था इनका समीकरण, इसके अनुसार आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कहाँ से कितने प्रश्न आएंगे, ठीक है, और हमें किस प्रकार इसकी तैयारी करनी है वरिष्ठ अध्यापक हिंदी की। और उसके साथ साथ थोड़ा सा मैं फिर आपको गाइडेंस कर देना चाहता हूं कि वरिष्ठ अध्यापक हिंदी की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को 9 से 12 की जो पुस्तकें हैं उनको विस्तार से अध्ययन करना चाहिए, अच्छे से अध्ययन करना चाहिए कि किस तरह से कहाँ से प्रश्न, कहाँ से किस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं, उस पर ज़्यादा ध्यान फोकस करना चाहिए। व्याकरण, क्योंकि व्याकरण आप लोगों की ऑलरेडी तैयार हो चुकी है, व्याकरण जो है वो ऑलरेडी आप लोगों की तैयार है, क्योंकि रीट में आप लोगों ने अच्छे से तैयार किए व्याकरण। तो वर्तमान में व्याकरण पर अधिक समय बर्बाद न करते हुए, क्योंकि व्याकरण की स्थिति ये है कि ये वैसी ही रहती है, तो व्याकरण पर अधिक समय बर्बाद न करते हुए, और एक साथ साथ और बता देना चाहूँगा कि जो अन्य पुस्तकें हैं अभी मौका है, फिर जल्दबाजी में इनकी रीडिंग नहीं मारी जाएगी, इनकी एक रीडिंग भी आप फटाफट लगा लीजिए। कुछ याद होता है या नहीं होता, या कम से कम जितना भी याद होता है ज़्यादा नहीं, तो जहाँ भी रीडिंग मार रहे हैं वहाँ उनके पात्रों के नाम अवश्य लिख लीजिए, ताकि आपको वो पात्र रहे और पात्रों के अनुसार वो कहानी पूरी की पूरी आपको याद रह जाएगी। और इन पुस्तकों के बारे में थोड़ा सा आप स्पीडली एक रीडिंग मार लीजिए, बाद में मौका मिले तो और ज़्यादा मतलब गंभीर रूप से आप पढ़ सकते हैं उसको, या विस्तार से उसको पढ़ सकते हैं। तो साथियों ये था समीकरण 2011, 12, 14 और 17 का, कि कहाँ से कितने प्रश्न आए। इन सभी पेपरों से मैंने उठाकर तैयार किया है, तो आपको इसका फ़ायदा मिलेगा मैं समझता हूँ। और आगे भी इसी प्रकार का कोई मेरे लायक कोई सेवा होगी तो मैं ज़रूर उपस्थित रहूँगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। लगातार बने रहिए, जीत आपकी अवश्य होगी। पिछड़ना नहीं है, पिछड़ना तो बिल्कुल ही नहीं है। जो जीतेगा, जो पढ़ेगा वही जीतेगा। हाँ, जाते जाते एक बात और बता देना चाहता हूँ कि एक अच्छी आदत डाल लीजिए डायरी की, एक अच्छी आदत डाल लीजिए, ये जीवन में बहुत ज़रूरी रहती है। परीक्षा की दृष्टि से नहीं, जीवन की दृष्टि से भी ये बहुत ज़रूरी रहती है कि एक डायरी की आदत डाल लीजिए, और उस डायरी में रोज़ाना आप लिखना शुरू कर दीजिए कि रोज़ आप कितना पढ़ रहे हो, रोजाना आप कितना पढ़ रहे हो। और उस पढ़ने को किस प्रकार लिखोगे आप, कि जब आप पढ़ने बैठे तब उसमें समय नोट कीजिए, और जब खड़े हो रहे हो, जैसे ही आप वहाँ से खड़े हो जाते हो, डायरी में समय नोट करके फिर ही खड़े हो। समय नोट करने में बहुत समय नहीं लगता, बैठे बैठते 9:45, ठीक है जी,
पढ़ने बैठ गए, खड़े हुए, हाँ जी 1:45 खड़े हुए। तो इससे आपको पता चलेगा कि आप कितना पढ़ रहे हो। मैंने देखा है कि बहुत से जो विद्यार्थी होते हैं वो ये सोचते हैं, घर पर रहते हैं, पढ़ रहे हैं और ये सोचते हैं कि हम लोग बहुत पढ़ रहे हैं, पूरा दिन पढ़ते रहते हैं, लेकिन वो अपना समय कहाँ बर्बाद कर देते हैं कि फ़ोन देखने लगे। अब उनको पता ही नहीं है कि 1 घंटा कब लग गया। चाय पीने लगे, उनको पता ही नहीं लगा कि चाय पीने में उन्होंने 1 घंटा लगा दिया। वो नीचे गए या मिलने के लिए गए या मम्मी आ गए, पापा आ गए, बात लग गए। अब वो पढ़ तो रहे थे, कुर्सी पर बैठे थे, किताब उनके हाथ में थी, लेकिन मम्मी पापा या कोई दोस्त आ गया, उसके साथ घंटा लगा दिया, 2 घंटे लगा दिए, पता ही नहीं चला। लेकिन वो काउंटिंग में क्या रखते हैं कि हाँ सारा दिन से मैं पढ़ ही रहा था, हाँ सारा दिन से मैं पढ़ ही रहा था। लेकिन वास्तव में जब हम शाम को जब उसका कैलकुलेशन करते हैं, जोड़ करते हैं, तो हमें पता चलता है कि हम तो खुद तो ये सोचते हैं कि पूरा दिन पढ़ रहा था। इसका मतलब ये है कि सुबह 6 बजे उठा था, रात को 10 बजे तक पढ़ रहा था, तो इसका मतलब ये हो गया कि 6 12 और 4 16, लगभग 16 घंटे पढ़ा हूँ और 2-4 घंटे इधर उधर कोई बात की होगी, इस तरह से लगभग मैं 12-13 घंटे पढ़ लिया हूँ। लेकिन ऐसा नहीं होता। जिस दिन आप लिखना शुरू कर दोगे उसी दिन आपको पता चलेगा कि वास्तव में आपने कितने घंटे पढ़ाई की है। आपको बता देना चाहता हूँ कि 15-15 मिनट, 10-10 मिनट करते हुए भी आप दिन में 5-7 घंटे व्यर्थ गवा देते हो। और जब ये समय लिखना प्रारंभ करोगे तो आपके जैसे ही आपके मम्मी पापा भाई बंधु कोई भी आएगा तो उसी वक्त आपको ये ध्यान में रहेगा कि आपने कितना समय बर्बाद किया है और भविष्य में आप वह समय बर्बाद नहीं करोगे और उस समय की पूर्ति करने का प्रयास आप अवश्य करोगे। तो ये आप अपने जीवन में ध्यान रखना है। और एक बात अवश्य ध्यान में रखनी है कि जो विद्यार्थी होते हैं उनको खुश रखने का उनका उत्तरदायित्व नहीं होता। न इस संसार के अंदर कोई भी व्यक्ति सभी को खुश रख सका है और न कभी खुश रख सकेगा। आप चाहे कितने ही एफर्ट कर लीजिए, कितने ही प्रयास कर लीजिए, आप कभी भी सभी को खुश नहीं रख सकते। और जब सभी को खुश नहीं रख सकते तो विद्यार्थी को कभी भी सभी को खुश रखने का प्रयास नहीं करना चाहिए। उसे सिर्फ एक ही काम करना चाहिए, क्योंकि विद्यार्थी का जो कार्य है वो क्या है, वो परीक्षा की तैयारी करना है। आज आप जब परीक्षा का रिजल्ट आएगा तब आपसे कोई नहीं पूछेगा कि आपने अपने मित्र के लिए समय बर्बाद किया था इसलिए फेल हुए, आपने अपने माँ बाप के लिए समय बर्बाद किया था इसलिए, आपने अपने दादा दादी के लिए, आपने अपने रिश्तेदारों के लिए, आपने अपने दोस्तों के लिए, आपने जन सेवा के लिए, आपने समाज सेवा के लिए, आपने भक्ति के लिए, आपने शक्ति के लिए, आपने किसके भी लिए वक्त समय बर्बाद किया, कोई मायने नहीं रखता है। आपने कितना भी बड़ा अच्छा कार्य किया कोई मायने नहीं रखता है, मायने सिर्फ रखता है रिजल्ट। तो कहने से तात्पर्य है कि जब जिस काम में लगो उसको फाइनल करना चाहिए। अगर आपको माता पिता की सेवा करनी है तो एक बार परीक्षा में पास हो जाइए, सफलता प्राप्त कीजिए, उसके बाद माता पिता की सेवा कीजिए। आपने दोस्तों के साथ गुलछर्रे उड़ाना है तो वर्तमान में आपका जो काम है वो कीजिए, उसको फिनिश कीजिए ना। जो काम आपने हाथ में पकड़ा पहले उसको फिनिश कीजिए और उसके बाद निश्चिंत होकर दूसरे सारे काम कीजिए। और नहीं तो धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का, न तो तुम पढ़ पा रहे हो न तुम दूसरे काम कर पा रहे हो, तो ऐसे काम से क्या फायदा। जो विद्यार्थी मन लगाकर तैयारी करते हैं, मैं ये मानता हूं कि जो विद्यार्थी अच्छे से दिल लगाकर तैयारी करता है, वास्तव में इन सब चीजों को त्याग कर, माता पिता भाई बंधु देश सब कुछ त्याग कर सिर्फ तैयारी करता है, वो 1 साल 2 साल के अंदर परीक्षा पास कर लेता है। उसके बाद फिर ये सारे काम मस्ती के साथ करता है, सारे काम करता है, माता पिता की सेवा भी करता है, लोगों की सेवा भी करता है, दोस्तों के साथ गुलछर्रे भी उड़ाता है, इधर घूमता है उधर घूमता है, देश सेवा, जन सेवा, समाज सेवा, राष्ट्र सेवा, सब सेवा ही करता है। सब कुछ जो मन में आता है वो करता है। सिर्फ 2 साल या 2 साल मेहनत करता है उसके बाद। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं कि सेवा करते रहते हैं, बीच में जन सेवा में चले जाते हैं, समाज सेवा में चले जाते हैं, माता पिता की सेवा में, भाई बंधु की सेवा में, दोस्तों की सेवा में चले जाते हैं। वो न तो उनकी सेवा काउंटिंग में आती है न उनकी, और वो फिर 1 साल 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल सालों साल वो लगे रहते हैं। आखिर में रिजल्ट क्या रहता है, ना तो सेवा वाला फल मिलता है उनको, क्योंकि वो भी कहते हैं कि आता नहीं था, पढ़ता रहता था 24 घंटे, ये तो हमारे पास तो कभी आया नहीं। न तो वो दोस्त रहते हैं, ना उधर कोई सेवा हो पाती है और ना इधर परीक्षा में पास हो पाते हैं। इसलिए मेरा यही मानना है कि अपने मन को कंट्रोल में कीजिए, कठोर कर लीजिए, ना कहना सीख लीजिए और एक बार सिर्फ दिल में ठान लीजिए कि मुझे किसी से कुछ लेना देना नहीं है, मैंने एक बार ये काम करना है, उसके बाद जो भी नाराज होगा सबको मना लूंगा। तो इस तरह से लक्ष्य के प्रति दृढ़ निश्चय हो जाइए और सोच लीजिए कि मैं अब एक बार वरिष्ठ अध्यापक या जिस परीक्षा की मैं तैयारी कर रहा हूं, जब तक तैयारी कर रहा हूं तब तक मैं केवल तैयारी ही करूंगा, इसके अलावा मैं इधर उधर कहीं भी देखने वाला नहीं हूं, अन्य कोई काम करने वाला मैं नहीं हूं।
कठोर करना पड़ता है, दिल को बड़ा कठोर करना पड़ता है। अभी कुछ समय पहले मैंने RR मूवी देखी थी, तो आपको बता देना चाहता हूँ उसमें क्या होता है कि जो रामचंद्रन है, हीरो जो रामचंद्रन है, उसका जो रोल दिखा रखा है वो क्या दिखा रखा है कि उसको वो खुद अपनी आंखों के सामने अपने छोटे भाई को, अपनी माता को गोली लगते हुए देखता है, अंग्रेजों द्वारा गोली मार दी जाती है। उसके पिताजी जो स्वयं उसको कहते हैं कि मैं अपने शरीर के बॉम्ब लगाकर और दुश्मनों के बीच में जा रहा हूं और तू गोली मार देना ताकि सारे दुश्मन एक साथ मारे जाएंगे, और वह ऐसा ही करता है। फिर जब वह बड़ा होता है और उसको कहा जाता है कि तूने, उसे एक लक्ष्य दिया जाता है, अब वो लक्ष्य के प्रति इतना दृढ़ निश्चय दिखाया हुआ है, इतना दृढ़ निश्चय आप सोच नहीं सकते। मतलब उसके लिए वो क्या करता है, जिन लोगों के लिए वो लड़ रहा है वो ये सोच रहता है कि मेरा जो लक्ष्य है वो लक्ष्य प्राप्त करने के लिए अगर मुझे मेरे देशवासियों की बलि भी देनी पड़ेगी तो मैं दूंगा, क्योंकि मेरा लक्ष्य बहुत बड़ा है। और उस लक्ष्य से अगर 100 लोगों की बलि देने के बाद लाखों लोग अगर बचते हैं, 100 लोगों की बलि देने के बाद अगर लाखों लोगों का भविष्य या करोड़ों लोगों का भविष्य बचता है, भविष्य बनता है, तो मुझे उन 100 लोगों की बलि देनी है, इतना दृढ़ निश्चय। और वो देता है और आखिर में उस लक्ष्य को प्राप्त करता है। बहुत ही जबरदस्त दृढ़ निश्चय और मतलब शानदार दिखा रखा था लक्ष्य के प्रति एकाग्र। तो ऐसी एकाग्रता हम में भी होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप कुछ बन गए, मानो मैं वरिष्ठ अध्यापक की तैयारी कर रहा हूं, मेरी बड़ी इच्छा होती है कि मैं मेरी माता पिता की सेवा करूं, मेरी बड़ी इच्छा होती है कि मैं अपने दोस्तों के काम आऊं, मेरी बड़ी इच्छा होती है कि मैं जन सेवा करूं। अब मारवाड़ी में कहावत है, मारवाड़ी में क्या हिंदी में कहावत है कि झोली में नहीं दाने रम्मा चली बुनाने। अब पास में तो कुछ है नहीं, किताबें लेने के मेरे पास पैसे नहीं है, ठीक है। अब मैं फकीर आदमी माता पिता की क्या सेवा कर लूंगा, मैं समाज की फकीर आदमी, मैं समाज की क्या सेवा कर लूँ, मेरे पास धेला नहीं है, मैं दोस्तों की क्या सेवा कर लूंगा। तो अगर मेरे मन में ये इच्छा है कि मैं माता पिता की सेवा करना चाहता हूं, मैं दोस्तों के काम आना चाहता हूं, मैं समाज सेवा करना चाहता हूं, मैं देश सेवा करना चाहता हूं, तो उसके लिए मुझे मेहनत करनी चाहिए डट कर कि हाँ मैं लगूंगा, मैं फर्स्ट ग्रेड बनूंगा, मैं सेकंड ग्रेड बनूंगा, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर बनूंगा। और जब मैं असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाऊंगा या मैं व्याख्याता बन जाऊंगा तो मेरी जो भी सैलरी आएगी उससे मैं अपने दोस्तों के साथ मस्ती करूंगा, अपने दोस्तों के काम आऊंगा, मैं समाज सेवा भी करूंगा, उसका कुछ हिस्सा मैं समाज के नाम दान करूंगा और अपने माता पिता को अच्छी से अच्छी सुविधाएं प्रदान करूंगा, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रदान करूंगा और शिक्षा से संबंधित देश सेवा के लिए बहुत अच्छे अच्छे कार्य करूंगा उन पैसों से। तो इस तरह का दृढ़ निश्चय कीजिए और वर्तमान में जो लक्ष्य है उसी तरफ ध्यान रखिए, उस लक्ष्य से इधर उधर मत देखिए, बिल्कुल भी इधर उधर मत झांकिए, पूरा का पूरा समय दीजिए, पूरा समय नोट कीजिए कितने समय आपने काम किया, कितना नहीं किया, और कम से कम 12 घंटे अभी पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, तभी आपकी जीत निश्चित होगी। जय हिंद और जय भारत। डटे रहिए, किसी भी प्रकार की समस्या के लिए एनी टाइम ओनली के सर।